हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जीवन एजुकेशन में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और हम डिस्कस करेंगे इस सेशन के अंदर नोट सेट 2021 के रिगार्डेड आंसर की कुछ आंसर की हमने प्रीवियसली 2 से 3 सेशन में आपको बता दी है। 2 से 3 सेशन हमने ऑलरेडी ले लिए हैं और उसके अंदर हमने कुछ आंसर की देख ली है। रिमेनिंग पोर्शन, रिमेनिंग के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों के, उनकी आंसर की हम इस सेशन के अंदर, इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो कंप्लीटली वॉच कीजिएगा और साथ ही इसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो बननी है वो भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है लास्टली सेशन के अंदर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, अगर नहीं देखा तो ज़रूर देखिए। और उम्मीद है फ्रेंड्स, जो आंसर की और जो कट ऑफ आपको बताइए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताइए, उससे आप एग्री होंगे। अगर फिर भी आपको लगता है कि ऊपर नीचे कट ऑफ रह सकती हैं, ऊपर नीचे हो सकती हैं, तो अपना डाउट, अपना कमेंट ज़रूर कमेंट सेक्शन में पुट कीजिएगा, ताकि उसके रिगार्डेड एक रिवाइज आंसर की यानी कि फाइनली एक्सपेक्टेड किया जा सके। उसके रिगार्डेड मैंने आपको पोल सिस्टम लगा दिया है कम्युनिटी सेक्शन में, वहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें ताकि एक बिल्कुल सटीक आंसर की और बिल्कुल सटीक एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपके सामने रखी जाए। तो उम्मीद है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि पोल सिस्टम में ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट पार्टिसिपेट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा और बिल्कुल सटीक कट ऑफ आपके सामने रखी जा सके। चलिए बढ़ते हैं और इस सेशन के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं नोट सेट 2021 के रिगार्डेड आंसर की जिसके कुछ क्वेश्चंस हैं ऑलरेडी आपने देख लिए हैं लास्टली सेशंस के अंदर, लास्टली वीडियोस के अंदर। नहीं देखे हो तो देख सकते हैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, या फिर अपने इसी चैनल पर जीवन एजुकेशन पर प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। नोट सेट 2021 के दोनों शिफ्ट के रिगार्डेड हम डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट। कुछ क्वेश्चन जैसे जैसे क्वेश्चंस मिलते जा रहे हैं वैसे वैसे आपको आंसर की बिल्कुल सटीक, थोड़ी देर लग जाती है लेकिन सटीकता के साथ आपको आंसर बताए जाते हैं। उम्मीद है सारे क्वेश्चंस जो मैंने बताए लास्टली सेशंस के अंदर वो आपने देखे होंगे और आपको अच्छे लगे होंगे और बिल्कुल सही आप करके आए होंगे, बिल्कुल सिलेक्शन आप लेकर जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं और आज के क्वेश्चन के आंसर की हम देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में आया था, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। काफ़ी सारे कैंडिडेट, देखिए मैं आपको बताऊं, काफ़ी सारे कैंडिडेट ये कह रहे हैं कि कट ऑफ थोड़े ज़्यादा मतलब इसके अंदर जाने वाले, क्योंकि पेपर इजी था। और ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया था, क्योंकि पेपर एम्स जो पेपर सेट करता है, एम्स दिल्ली जो पेपर सेट करता है, जो एग्ज़ाम पेपर सेट करता है, वो ऐसा मतलब इतना भी इजी नहीं होता है। आपको लग रहा है जो क्वेश्चंस आपको बताई जा रही है वो क्वेश्चंस आप देखकर समझ रहे होंगे कि काफ़ी इजी पेपर था, लेकिन उनकी लैंग्वेज थोड़ी लेंदी होती है। क्वेश्चन डायरेक्टली जैसे आपको बताए जा रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस नहीं आए थे, थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चंस थे, थोड़ी लैंग्वेज में क्वेश्चंस आए थे। और उनमें से ये मान के चलिए दोनों शिफ्ट के अंदर 60 से 70 क्वेश्चन तो ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें सोच कर जवाब देना पड़ रहा था, सोच कर आंसर देने पड़े, ऐसे भी क्वेश्चंस थे उसके अंदर। तो ऐसा मत समझिए कि क्वेश्चन पेपर काफ़ी इजी था, ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, लेकिन मॉडरेट लेवल का पेपर था जैसा कि मैंने आपको बताया। तो क्वेश्चंस अपन पढ़ते हैं, क्वेश्चन के आंसर की अपन देखते हैं। चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चंस आया था मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी की मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा था। और आई थिंक आपको याद होगा कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी या फिर फर्टिलाइजेशन किस पार्ट के अंदर होता है। तो फर्टिलाइजेशन मोस्टली किस पार्ट के अंदर होता है आप सबको पता है। फर्टिलाइजेशन होता है आपकी फेलोपियन ट्यूब के अंदर, फेलोपियन ट्यूब के भी किस पार्ट के अंदर, एम्पुला पार्ट के अंदर होता है। तो जिस पार्ट के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है उसी पार्ट के अंदर प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, दैट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और मोस्ट कॉमन जो प्रेगनेंसी मानी जाती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी में वो होती है एम्पुलरी पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब, यानी फेलोपियन ट्यूब की एम्पुला पार्ट के अंदर एक्टोपिक प्रेगनेंसी मोस्ट कॉमनली देखने को मिलती हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स सही करके आएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था ऑल आर दी पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, यानी यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ था, अलग अलग से ऑप्शन थे। फेलोपियन ट्यूब के 4-5 जो पार्ट होते हैं उनके नाम दिए हुए थे और एक पार्ट था वहाँ पर आपको यहाँ पर एक्सेप्ट करना था। ये क्या क्वेश्चन था, ये एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन था। आपको ऐसा यहाँ पर एक पार्ट दिया हुआ था जो कि हाइलम था, अब कोई और ऑप्शन हो तो फिर आप बता दीजिएगा कि आपने क्या ऑप्शन आपको मिला था। बाकी जहाँ तक है हाइलम ऑप्शन उसके अंदर था। 3 ऑप्शन अलग अलग थे इसके अंदर, जैसे कि इस्थमस था, एम्पुला था, इनफंडिबुलम था, जो कि तीनों ही क्या होते हैं,
फेलोपियन ट्यूब के पार्ट होते हैं, लेकिन हाइलम है जो कि फेलोपियन ट्यूब का पार्ट नहीं होता है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर था यहाँ पर हाइलम। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था साइज ऑफ फोली कैथेटर यूज इन एडल्ट फीमेल। एडल्ट फीमेल के अंदर फोली कैथेटर का साइज आपसे पूछा था। फोली कैथेटर का साइज आपसे पूछा था, ध्यान रहे एडल्ट के अंदर पूछा था और फीमेल के अंदर पूछा था। तो उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर अलग अलग से ऑप्शन थे। इसके अंदर जो बिल्कुल करेक्ट आंसर रहा है वो है 14 to 16 फ्रेंच। कितना? 14 to 16 फ्रेंच। अगर चिल्ड्रन की अपन बात करें तो 8 to 10 फ्रेंच का होता है। मेल की बात करें अपन, एडल्ट मेल की बात करें तो 16 to 18 फ्रेंच होता है। फीमेल की अपन बात करें एडल्ट के अंदर तो 14 to 16 होता है। तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर रहा है वो है 14 to 16 फ्रेंच। बिल्कुल करेक्ट आंसर है 14 to 16 फ्रेंच। याद रखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और ऑलमोस्ट सभी सही करके आए होंगे ऐसी उम्मीद करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लेकिन अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर नहीं किया तो शेयर कीजिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कीजिएगा, ताकि इसी तरीके से कंटिन्यूअसली आपको सेशन और अपडेट मिलती रहे। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था जीका वायरस डिजीज कोज्ड बाय। देखिए यहाँ पर कोजेटिव फैक्टर आपसे पूछा था, कोजेटिव एजेंट आपसे पूछा था कि जीका वायरस जो डिजीज है वो किसके कारण से होती हैं। तो मोस्टली आंसर जाएगा इसका क्यूलेक्स मॉस्किटो। किसके कारण से होता है? क्यूलेक्स मॉस्किटो। एडिज मॉस्किटो के बारे में आपने सुना होगा, उसके अंदर आपने काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका था वो था क्यूलेक्स मॉस्किटो। बिल्कुल करेक्ट आंसर है जीका वायरस डिजीज के अंदर क्यूलेक्स मॉस्किटो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तक पूछा था आपसे रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स आपसे पूछा था और आई थिंक सही करके आए होंगे, लेकिन काफ़ी सारे कैंडिडेट इस क्वेश्चन को भी गलत करके आए होंगे। कैसे गलत करके आए होंगे कि यहाँ पर ऑप्शन में आपको आमला भी था, ऑप्शन में आमला भी ऑप्शन में था और आमला ही करके आए होंगे मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ दी कैंडिडेट जो इसका आंसर करके आएंगे आमला, लेकिन बिल्कुल सही आंसर इसका होता है ऑरेंज। यानी जूस जितने भी होते हैं, सिट्रस फ्लूइड जितने भी होते हैं, वो सब विटामिन के रिचेस्ट सोर्स माने जाते हैं। विटामिन हमने काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ा है, ठीक है, एग्जाम के पहले भी पढ़ लिया था हमने, तो उसको जरूर देख के गए होंगे। आप नहीं देख के गए तो फिर आपका क्वेश्चन गलत भी हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, लेकिन वीडियो को लाइक और शेयर करते रहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये भी। विच टाइप ऑफ फूड डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। आयरन के एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करने वाला फूड कौन सा है? यहाँ पर अलग अलग से ऑप्शन आपके सामने से 4 ऑप्शन थे। यहाँ पर एक ऑप्शन में सिट्रस फ्रूट भी था, सिट्रस फ्रूट भी था, ठीक है, सिट्रस फ्रूट भी था। उसके अलावा मिल्क था, हाँ मिल्क नहीं था, आई थिंक कर्ड था। वहाँ पर ऑप्शन में कर्ड था, लेकिन मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट हैं वो क्या करते हैं? आयरन के एब्जॉर्प्शन को क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं। याद रखें, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट जितने भी हैं वो आयरन एब्जॉर्प्शन को क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट। काफ़ी सारे कैंडिडेट सिट्रस लगा के आए थे, लेकिन वो बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि सिट्रस क्या करता है? आयरन एब्जॉर्प्शन को क्या करता है? इंक्रीज करता है, इसलिए बिल्कुल गलत हो जाता है। इसका बिल्कुल जो करेक्ट आंसर है वो होता है कर्ड। यानी मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट जितने भी होते हैं वो आयरन एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने का काम करते हैं, सॉरी डिक्रीज करने का काम करते हैं। क्या मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट है, उसमें कर्ड ऑप्शन में था आपका, तो कर्ड बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पर ये आयरन एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करवाने का काम करता है। आई थिंक बिल्कुल सही करके आए होंगे, और ऐसे क्वेश्चन अगर सही हैं तो बिल्कुल सिलेक्शन श्योर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन किया था आपसे क्लीनिंग ऑफ फेस शील्ड इन कोविड-19 वार्ड। आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर, एज ए स्टाफ नर्स, आप कोविड वार्ड में ड्यूटी कर रहे हैं और आप अपने फेस शील्ड, जो फेस शील्ड आप लगाते हैं उसको किससे क्लीन करेंगे? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, और ये मान के चले कोविड-19 से 8 से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे दोनों शिफ्टों के अंदर। 8 से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे दोनों शिफ्टों के अंदर। काफ़ी अच्छा टॉपिक रहा है कोविड-19 का, नोट सेट 2021 के रिगार्डेड। तो इसके अंदर सीधे सीधे सिंपल से क्वेश्चन पूछे थे, बस थोड़ा सा आपको समझना था और आंसर आपको देना था, और आपका सिलेक्शन भी हो जाता है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन था कि कोविड-19 वार्ड में आप ड्यूटी कर रहे हैं, अपने फेस शील्ड को किससे क्लीन करेंगे? तो उसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर था वो था हाइपोक्लोराइड।
क्या करेक्ट आंसर रहेगा? हाइपोक्लोराइड बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। आई थिंक सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था फोलिक कैथेटर, कैथेटर के रिगार्डिंग ही नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था कि फोलिक कैथेटर है, आप फोलिक कैथेटर इंसर्ट कर रहे हो, आप पेशेंट के पास गए, पेशेंट के अंदर आप क्या कर रहे हो? फोलिक कैथेटर इंसर्ट कर रहे हो। अब इंसर्ट करने के बाद जो बलून होता है कैथेटर के अंदर, जो बलून होता है कैथेटर के अंदर, उसको मतलब उसके अंदर क्या फिल करेंगे आप, कौन सा वाटर आप उसके अंदर फिल करेंगे, ऐसा क्वेश्चन था आई थिंक। लेकिन क्वेश्चन क्या था, लेकिन क्वेश्चन यही था सेम, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसी थी वो तो जिसने एग्जाम दिया है उसको पता है कि किस तरीके से क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा था कि जो हम कैथेटर इंसर्ट करते हैं उसके अंदर जो बलून होता है उसको अपन डायलेट यानी कि उसको फुलाते कैसे हैं, उसको उसके अंदर क्या भरते हैं, कौन सा वाटर भरते हैं, NS भरते हैं या फिर RL भरते हैं या फिर डिस्टिल वाटर भरते हैं या फिर नॉर्मल सलाइन जो भी है वो भरते हैं, ऐसा क्वेश्चन था। और उसके अंदर जो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होना है वो है डिस्टिल वाटर। क्या था? डिस्टिल वाटर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि फोलिक कैथेटर आप इंसर्ट करते हैं तो उसके अंदर डिस्टिल वाटर ही इंसर्ट करते हैं, डिस्टिल वाटर ही आप उसके अंदर भरते हैं। आई थिंक क्लियरली समझ में आ गया होगा, इतने क्वेश्चंस आपके सही निकले होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया था इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स, यहाँ पर एक्सेप्ट आपसे पूछा था। यहाँ पर अलग अलग से ऑप्शन आपके सामने थे, ऑप्शन एग्जैक्ट क्या थे वो आप सबको पता होगा। यहाँ पर OCB भी था, OCP भी था और भी कुछ ऑप्शन में थे, लेकिन यहाँ पर मेफिप्रोस्टोन भी था जिसको कॉन्ट्रासेप्टिव, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता है। मेफिप्रोस्टोन जो होता है उसको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता है, इसलिए एक्सेप्ट के अंदर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है यहाँ पर मेफिप्रोस्टोन। और ये मेफिप्रोस्टोन या कॉन्ट्रासेप्टिव से मैंने कहा था कि आपको रिपीटेडली क्वेश्चन आते ही आते हैं और पढ़ के ही जाना है, ठीक है। और बिल्कुल देख लीजिएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है मेफिप्रोस्टोन, बिल्कुल सही आंसर है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर इसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, लेकिन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक की क्वेश्चन पहुंचे, सभी अपने क्वेश्चन मैच करें और उसके अकॉर्डिंग आप कट ऑफ वाली जो मैंने वीडियो अवेलेबल करवाई है उसको जरूर देखें। वहाँ पर आपको बिल्कुल सटीक कट ऑफ मिलेगी और उस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी तक वो पहुंच सके, सभी अपनी कट ऑफ देख सके, सभी अपना सिलेक्शन श्योर समझ सके। और पोल सिस्टम मैंने लगाया है कम्युनिटी सेक्शन में, वहाँ पर भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करें ताकि वहाँ से बिल्कुल एक फाइनली एक्सपेक्ट करके कट ऑफ निकाली जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था पेशेंट विद गैस्ट्रिक ब्लीडिंग। देखिए पेशेंट आपके पास है और उसको गैस्ट्रिक ब्लीडिंग है। क्या है? गैस्ट्रिक ब्लीडिंग है, यानी कि उसकी गैस्ट्रिक म्यूकोसा से कहीं किसी भी टाइप की ब्लीडिंग हो रही है तो उसके स्टूल का कलर कैसा होगा? कलर ऑफ स्टूल, उसके स्टूल का कलर कैसा होगा? यहाँ पर अलग अलग से ऑप्शन आपको मिले थे, तो उसके स्टूल का जो कलर होगा वो टेरी कलर का होगा। कैसा कलर का होगा? टेरी कलर का होगा, क्योंकि अगर उसके अंदर क्या है, गैस्ट्रिक ब्लीडिंग है तो उसके स्टूल के साथ ब्लड आएगा, तो स्टूल के साथ ब्लड आता है वो क्या होता है? मेलेना होता है। मेलेना का जो कलर होता है वो टेरी कलर का होता है। कैसा कलर होता है? टेरी कलर होता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल सा क्वेश्चन है, उम्मीद है आप सही करके आए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था हाइपोथर्मिया के रिगार्डेड। नियोनेट के अंदर जो हाइपोथर्मिया होता है उसके अंदर एक्सिला का टेम्परेचर कितना होता है? क्वेश्चन था आपके पास एक्सिलरी टेम्परेचर इन हाइपोथर्मिया इन नियोनेट। नियोनेट के अंदर जो एक्सिलरी टेम्परेचर अपन लेते हैं वो कितना होता है? ऑप्शन आपके सामने अलग अलग से थे। उस कंडीशन में बिल्कुल इसका जो सही आंसर होता है वो होता है बिलो 35.4 डिग्री सेंटीग्रेड। 35.4 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर टेम्परेचर कम है तो उसको हाइपोथर्मिया कहेंगे। कितना? 35.4 डिग्री सेंटीग्रेड, 35.4 डिग्री सेंटीग्रेड। नॉर्मल टेम्परेचर की अपन बात करें, नॉर्मल टेम्परेचर होता है 36.5 टू 37.5, ये नॉर्मल टेम्परेचर होता है सेंटीग्रेड के अंदर एक नियोनेट के अंदर। लेकिन अगर टेम्परेचर 35.4 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो हो जाता है दैट नोन एज हाइपोथर्मिया। और हाइपोथर्मिया के लिए अलग अलग से मैनेजमेंट आपने पढ़ा होगा और इसी के रिगार्डेड KMC के रिगार्डेड क्वेश्चन भी एग्जाम में आया था। जो KMC दी जाती है यानी कंगारू मदर केयर दी जाती है वो क्यों दी जाती है? पर्पज आपसे पूछा था, तो वो किस लिए दी जाती है, क्या पर्पज था? टू प्रिवेंट हाइपोथर्मिया।
नियोनेट को हाइपोथर्मिया से बचाने के लिए केएमसी केयर दी जाती है। उम्मीद है सही करके आएंगे दोनों क्वेश्चन के आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था ईडन गार्डन स्टेडियम इज रिलेटेड टू। जो ईडन गार्डन है वो ईडन गार्डन स्टेडियम जो है स्टेडियम है ये ईडन गार्डन स्टेडियम ये किससे रिलेटेड थे, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा था। किससे रिगार्डेड है, किससे रिलेटेड है, तो ये अलग अलग से इसके अंदर ऑप्शन थे। वॉलीबॉल था, फुटबॉल था, उसके अलावा क्रिकेट था, इस तरीके से ऑप्शन थे। और उस कंडीशन में इसका जो बिल्कुल सही आंसर होता है वो होता है क्रिकेट, क्योंकि ईडन गार्डन स्टेडियम जो है वो क्रिकेट से रिगार्डेड है, क्रिकेट से रिलेटेड है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका क्रिकेट, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, लेकिन क्वेश्चन पढ़ने से पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक ये पहुँचे। और कट ऑफ वीडियो ज़रूर देखें, उसके अंदर आपको सटीक कट ऑफ बताई हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन था कोल्ड स्टोरेज वैक्सीन कौन सा है या फिर वैक्सीन केप्ट इन फ्रीजर, ऐसा क्वेश्चन था। क्वेश्चन एग्जैक्ट क्या था वो आप सबको पता होगा, ठीक है। जिसने भी एग्जाम दिया था, जिसके भी एग्जाम में फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट जिसके अंदर ये एग्जाम में आया था, वो आप सबको पता होगा क्या क्वेश्चन था। लेकिन क्वेश्चन इसी तरीके से था, पूछा गया था कि ऐसी कौन सी वैक्सीन है जिसको फ्रीजर के अंदर या कोल्ड स्टोरेज के अंदर रखा जाता है। तो ऐसी कंडीशन में अलग अलग से वहां पर ऑप्शन थे। ऑप्शन क्या क्या थे आपको पता होगा। इस कंडीशन में इसका जो बिल्कुल सही आंसर होता है वो मीजल्स या फिर एमएमआर, मीजल्स मम्स रूबेला, इसको फ्रीजर के अंदर रखा जाता है। ये वैक्सीन है, इसको कहाँ रखा जाता है, फ्रीजर के अंदर रखा जाता है, ठीक है। आई थिंक सही करके आऊंगे, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था क्लाइंट विद बैड सोर, क्लाइंट जिसको बैड सोर है, नॉट हील विद कंटिन्यूअस ट्रीटमेंट, उसका रीजन आपसे पूछा था कि एक क्लाइंट है आपके पास, क्लाइंट है उसको बैड सोर हो रखे हैं, क्लाइंट को बैड सोर हो रखे हैं लेकिन वो हील नहीं हो रहे हैं, लेकिन वो ट्रीट नहीं हो रहे हैं, वो हील नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं, उसका रीजन आपसे पूछा था कि कंटिन्यूअसली ट्रीटमेंट उसको प्रोवाइड किया जा रहा है, फिर भी उसके बैड सोर क्या नहीं हो रहे हैं, हील नहीं हो रहे हैं। तो मैंने कहा था आपसे न्यूट्रिशन की क्लास के अंदर कि अगर पेशेंट के अंदर, अगर पर्सन के अंदर प्रोटीन या फिर विटामिन सी की डेफिशिएंसी होगी, प्रोटीन और विटामिन सी की डेफिशिएंसी होगी या फिर जिंक की डेफिशिएंसी होगी, काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट अलग अलग बताए थे मैंने, लेकिन उसके अंदर सबसे प्रायोरिटी की अगर अपन बात करें तो प्रोटीन होती हैं। अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी है तो वुंड हीलिंग पावर क्या होती हैं, कम रहती हैं, गिर जाती हैं या फिर लो रहती हैं। उस कंडीशन में पेशेंट के अंदर वुंड होता है, कोई भी घाव होता है तो वो जल्दी से हील नहीं हो पाता है, यानी वुंड हीलिंग पावर क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। कब, जब प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है। तो इस कंडीशन में बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है ड्यू टू प्रोटीन डेफिशिएंसी। पेशेंट के अंदर बेड सोर है, प्रॉपरली कंटिन्यूअसली ट्रीटमेंट दिया जा रहा है लेकिन फिर भी वो हील नहीं हो रहा है। इसका सीधा सा सिंपल सा रीजन यही है कि पेशेंट के अंदर क्या हो रहा है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो रखी है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो रखी है जिसके अंदर उसके बेड सोर है, प्रॉपरली हील नहीं हो पा रहे हैं कंटिन्यूअसली ट्रीटमेंट देने के बाद भी। चलिए समझ आ गया होगा और सही होगा आपका क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये भी, और नॉर्मली सब सही करके आऊंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूं सभी का सही होगा। फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन यानी FBO इन चिल्ड्रन के अंदर फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, बच्चे के अंदर क्या हो गया है, ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है, कोई भी फॉरेन बॉडी के कारण से कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है तो उसका मैनेजमेंट क्या था, उसका ट्रीटमेंट क्या था, इस तरीके से क्वेश्चन था। एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन यही था कि किसी चिल्ड्रन के अंदर फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है तो उसको आप किस तरीके से मैनेज करेंगे। तो वहां पर बिल्कुल जो सही आंसर है वो हेमलीच मैन्यूवर था। हेमलीच मैन्यूवर बिल्कुल सही आंसर है, जिसका इमेज के थ्रू आप देख सकते हैं, गूगल कर सकते हैं। हेमलीच मैन्यूवर के थ्रू उस फॉरेन बॉडी को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर था हेमलीच मैन्यूवर, ठीक है। तो ये जो ये जो आंसर की आपको बताई जा रही है बिल्कुल सटीक आंसर की है फ्रेंड्स। थोड़ी लेट में आपको बता पाया हूँ लेकिन बिल्कुल सटीक आंसर की है, परेशान नहीं होना है। जो आंसर बताया जा रहा है एज इट इज वही आंसर आपको
ध्यान रखना है। और अभी गलत हो गया तो आपको नेगेटिव नहीं होना है, कंटिन्यूअसली आगे उसको याद रखना है, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है। अगर आपका पेपर बैठा या नहीं बैठा, दोनों कंडीशन हो सकती है, आपका पेपर नहीं भी बैठा होगा, किसी के ज़्यादा क्वेश्चन के नेगेटिव भी हो गए होंगे, काफ़ी सारे के सिलेक्शन भी हो रहा होगा, तो जिसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, उसको लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो वो नेगेटिव नहीं हो और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करे। उसने एम्स पटना का फॉर्म भर लिया होगा, एम्स पटना वैकेंसी है उसका फॉर्म फिलअप कर लिया होगा। उसके अलावा जो जीएमसीएच है उसका उस वैकेंसी का एग्जाम भी जनवरी में, आई थिंक दोनों एग्जाम जनवरी में कंडक्ट होने वाले हैं, और बहुत ही जल्दी जो डीएसएसबी वैकेंसी आने वाली हैं वो भी आने वाली हैं, तो उसको भी आप तैयारी में कंटिन्यू रखें। अपनी स्टडी में गैप नहीं आने देना है, किसी भी तरीके का गैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि गैप होगा तो जो पढ़ा है वो भी आप भूल जाएंगे 1 महीने 2 महीने के अंदर। इसीलिए अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना है। भले किसी को लग रहा है कि हाँ मेरे 140 सही हैं, 140 सही हैं, फिर भी मैं उससे भी यही कहूँगा फ्रेंड्स कि आप भी अपनी स्टडी को कंटिन्यू बनाए रखें। जब तक आपको एम्स अलॉट नहीं हो जाते तब तक अपनी स्टडी को कंटिन्यू बनाए रखना है, क्योंकि हो सकता है अभी आपको दूर का एम्स मिल जाए और पास आने के लिए आपको और तैयारी करनी पड़े। इसीलिए अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते रहे और पढ़ाई करते रहे, स्टडी करते रहे, बी पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं होना है, कंटिन्यू पढ़ते रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। देखिए वीडियो को लाइक करते रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, जो भी आ रहे हैं लाइक करके जाए, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करना है ताकि सभी तक ये पहुंचे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, जस्ट अ मिनट। चलिए क्वेश्चन था ऑल वायरस डिजीज एक्सेप्ट, यानी यहां पर आपको ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए हुए थे, जिसके अंदर से 3 ऑप्शन के अंदर वायरल डिजीज थी, 3 ऑप्शन के अंदर वायरल डिजीज थी, लेकिन चौथा जो ऑप्शन था, एक ऑप्शन इनके अंदर था, वो क्या था, स्क्रब टाइफस था। यानी कि ये क्या है, स्क्रब टाइफस क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है। यानी वायरल डिजीज आपसे पूछी थी लेकिन एक्सेप्ट किया था वहां पर, यानी यहाँ जो ऑप्शन आपको मिले थे, 3 जो ऑप्शन थे वो वायरल डिजीज वाले थे जो कि सही थे, और एक्सेप्ट करके आपसे पूछा था, यानी ऐसा पूछा था कि ऑप्शन के अंदर से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर वायरल डिजीज नहीं है। उस कंडीशन में बिल्कुल सही आंसर था स्क्रब टाइफस। क्या था, स्क्रब टाइफस, जो कि एक बैक्टीरियल डिजीज है। क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज है। और कौन सी बैक्टीरियल डिजीज है, इसको अपन कहे टसू गमुसी। क्या है, टसू गमुसी एक बैक्टीरियल डिजीज है, स्क्रब टाइफस, जो कि क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज है। और इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है स्क्रब टाइफस। आई थिंक क्लियरली आपको याद होगा और आई थिंक सही करके आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था 4 डे फीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था 4 डे फीवर, और इसके रिगार्डेड आपको इमेज शो किया था। क्या किया था, इमेज शो किया था, जिसके अंदर एक बच्चा था, उसके अंदर स्किन रैशेज हो रहे थे। आप सबको पता होगा वो इमेज, अगर नहीं पता तो गूगल कीजिएगा, गूगल पे सर्च कीजिएगा 4 डे फीवर और आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में उसका जो बिल्कुल सही आंसर था वो क्या था, मीजल्स था। काफी सारे कह रहे थे चिकन पॉक्स था, स्मॉल पॉक्स था, ऐसा नहीं था। उसके अंदर बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है, वो होता है मीजल्स, 4 डे फीवर, दैट इज मीजल्स, बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, काफी अच्छा क्वेश्चन था नेक्स्ट भी, जो कि एक जनरल क्वेश्चन होता है, साइन ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन इन चिल्ड्रन के अंदर सीवियर डिहाइड्रेशन हो रखा है, ठीक है। किसी चिल्ड्रन के अंदर सीवियर डिहाइड्रेशन हो रखा है तो उसका क्या क्लिनिकल फीचर आपको देखने को मिलेगा। सीवियर डिहाइड्रेशन है तो क्या क्लिनिकल फीचर आपको देखने मिलेगा। तो इसके अंदर जो भी ऑप्शन थे उसके अंदर बिल्कुल जो सही आंसर है वो था शंकन आई। क्या है, उसकी आई में क्या हो जाना है, श्रंकन आ जाता है, शंकन आई बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर डिहाइड्रेशन है और सीवियर टाइप का डिहाइड्रेशन है तो जो आई है वो कैसी हो जाती है, शंकन हो जाती है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है शंकन आई, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन काफी रिपीटेडली क्वेश्चन है जो कि ये मान के चलिए हर एग्जाम में देखने को मिलता है। हर एग्जाम में, चाहे कोई भी नर्सिंग हिस्ट्री का कोई भी एग्जाम हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ये आता ही रहता है। एक एग्जाम में आ गया, फिर मतलब रिपीटेडली क्वेश्चन है जो कि काफी बार रिपीट हो चुका है। नॉन बाइलस ओमिटिंग
सीन इन मोस्टली नॉन बाइलस या नॉन बिलियस जो वोमिटिंग होती हैं वो किसके अंदर मोस्टली दिखाई देती हैं, किसके अंदर मोस्टली देखने को मिलती हैं? आपका आंसर होगा सर प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग कहते हैं इसको, और ये पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर देखने को मिलती है। प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग कहते हैं जिसको नॉन बिलियस वोमिटिंग कहते हैं, और ये पाइलोरिक स्टेनोसिस में देखने को मिलता है। काफी कॉमन क्वेश्चन है और काफी बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, और आगे भी कंटिन्यूअसली ये रिपीट होता रहता है। अगर याद नहीं है, गलत हो गया है, तो अब इसको याद कर ले, भेजे में फिट कर ले, अगले क्वेश्चन अगले पेपर में ये देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, जीएमसीएच का या फिर पटना एम्स का या फिर डीएसएसबी वैकेंसी आने वाली है उसके अंदर, और जनरली सीएचओ के अंदर तो ये मोस्टली देखने को मिल सकता है, इसलिए याद रख ले। काफी रिपीट हुआ क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा था, ये भी थोड़ा सा दिमाग लगाना था, बस थोड़ा सा दिमाग अगर लगा दिया तो बिल्कुल सही आंसर आप देकर आए होंगे। चलिए क्वेश्चन था हिस्ट्री ऑफ रिपीटेड कॉमन कोल्ड। एक चिल्ड्रन है, एक बच्चा है जिसको किसकी हिस्ट्री है कि उसको रिपीटेडली बार बार कॉमन कोल्ड हो रहा है, बार बार उसको सर्दी हो रही है, और वो कंप्लेन करता है ईयर पेन कि मुझे कान में दर्द हो रहा है, ईयर पेन को वो कंप्लेन कर रहा है। तो इससे रिगार्डेड क्या डायग्नोसिस वहां पर आपको करना था? ऑप्शन आपके सामने अलग अलग से थे। अगर कॉमन कोल्ड हो रहा है, बार बार बच्चे को सर्दी हो रही है, और अगर बच्चा कंप्लेन कर रहा है कि मुझे ईयर पेन है, तो उसके अंदर ओटाइटिस मीडिया हो सकता है, बच्चे के ईयर के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, मिडिल ईयर के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, इसीलिए ओटाइटिस मीडिया इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। क्या है? ओटाइटिस मीडिया। ठीक है, आई थिंक बिल्कुल सही करके आए होंगे आप, और बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, नॉर्मल लेवल ऑफ पोटेशियम। पोटेशियम का नॉर्मल लेवल आपसे पूछा था, जिसका बिल्कुल सही आंसर है 3.5 टू 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। काफी अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन था, आई थिंक सही करके आए होंगे। पोटेशियम का लेवल आपसे पूछा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये भी, नॉर्मल सोडियम लेवल। यहाँ पर देखिए पोटेशियम लेवल भी पूछा था, सोडियम लेवल भी पूछा था, ये अलग अलग शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन थे। तो नॉर्मल सोडियम लेवल इन नॉर्मल सेलाइन, जो नॉर्मल सेलाइन होती हैं, एनएस जो होती हैं, उसके अंदर सोडियम का कंसंट्रेशन पूछा था, सोडियम का लेवल आपसे पूछा था, और वो होता है 151 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, 154 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए ताकि सभी तक क्वेश्चन पूछे, सभी को ये सारे क्वेश्चन मिले, सभी अपना इवैल्यूएशन कर सके। और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर सेशन, हर वीडियो, हर अपडेट आप तक पहुंचे और आप उनको देख सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, काफी अच्छा क्वेश्चन था, ये भी सिंपल सा है कि एब्डोमिनल सर्जरी हो रखी है, किसी पेशेंट को एब्डोमिनल सर्जरी हो रखी है, उसके अंदर हम एब्डोमिनल बाइंडर यूज करते हैं। एब्डोमिनल बाइंडर यूज करते हैं तो वो किस पर्पज के लिए यूज करते हैं वो आपसे पूछा था। यानी कोई पेशेंट है, उसके अंदर एब्डोमिनल सर्जरी की गई है, उसके अंदर एब्डोमिनल सर्जरी की गई है, और उसके अंदर हम एब्डोमिनल बाइंडर यूज कर रहे हैं, एब्डोमिनल बाइंडर हम यूज कर रहे हैं, तो वो किस पर्पज के लिए हम यूज कर रहे हैं, अलग अलग से ऑप्शन आपको देखने को मिला होगा। लेकिन इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो है सपोर्ट द सूचर एंड मिनिमाइज द पेन। यानी जो भी सूचर लगाए हुए हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और वहां पर जो भी पेन हो रहा है उनको मिनिमाइज करने के लिए हम एब्डोमिनल बाइंडर यूज करते हैं। तो एब्डोमिनल सर्जरी के रिगार्डिंग एब्डोमिनल बाइंडर क्यों यूज किया? ताकि जो सूचर हैं उसको सपोर्ट मिल सके, और जो पेन हो रहा है उसको मिनिमाइज किया जा सके, इसलिए एब्डोमिनल बाइंडर हमने यूज किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, जो कि सिंपल सा क्वेश्चन है और एज इट इज क्वेश्चन रिपीट हुआ क्वेश्चन है, एज इट इज क्वेश्चन रिपीट हुआ है फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के अंदर। फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कॉपर टी 380A का टाइम पीरियड क्या होता है, कॉपर टी 380A का टाइम पीरियड क्या होता है। एज इट इज दोनों शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन पूछा था, और बिल्कुल सही आंसर इसका 10 ईयर। उम्मीद है सबको याद होगा, क्योंकि
काफ़ी रिपीटेडली क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन है हर एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। यानी कॉन्ट्रासेप्टिव से रिगार्डेड ये मान के चलिए कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं निकलता जिसके अंदर किसी कॉन्ट्रासेप्टिव का टाइम पीरियड आपसे नहीं पूछा है। कभी तो वो इसका पूछता है, कभी उसका डंपा का पूछता है। तो डंपा के 2 क्वेश्चन थे आपके नॉर्थ सेट के अंदर। एक तो उसके अंदर टाइम पीरियड पूछा था, हाँ एक तो टाइम पीरियड पूछा था और एक अदर नेम पूछा था जिसका नाम था, देखिए डंपा DMPA। इसका एक तो आपसे टाइम पीरियड पूछा था और टाइम पीरियड के अंदर आपने इसके अंदर 3 मंथ बिल्कुल सही करके आए होंगे, बिल्कुल सही आंसर है। और एक इसका अलग अदर नेम पूछा था जो कि है अंतरा, जो कि क्या था, अंतरा। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, दोनों क्वेश्चन का राइट आंसर था और बिल्कुल सेम और सिंपल से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे थे। तो कॉन्ट्रासेप्टिव से भी काफी सारे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, टेम्परेचर को कन्वर्ट करना था आपको फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में, और ये क्वेश्चन दोनों शिफ्ट के अंदर रिपीट हुआ है। यही क्वेश्चन दोनों शिफ्ट के अंदर पूछा था। पहली शिफ्ट के अंदर जो मॉर्निंग शिफ्ट थी उसके अंदर सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करवाया था, और यहाँ पर यानी सेकंड शिफ्ट के अंदर फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कराया था। दोनों शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन देखने को मिला था। और इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो है 38.4 डिग्री सेंटीग्रेड। 38.4 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर 2 फॉर्मूलेज थे, फॉर्मूला तो हालांकि एक ही है, उसको चेंज करके यहाँ से सोल्व करना था। यानी दोनों बता देता हूँ मैं यहाँ पर। अगर आपको सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है, सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है तो फ़ारेनहाइट में जो भी टेम्परेचर आपको दिया है उसमें से आप 32 माइनस कर देंगे, और 32 माइनस करके उसके अंदर 1.8 से डिवाइड कर देंगे। 1.8 से आप उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। कर लीजिएगा यहाँ से 101 यानी 101.2 को माइनस किया आपने, 32 से डिवाइड किया 1.8 से, तो माइनस कीजिएगा आप, कितना हो जाता है 69.2 समथिंग ये बनता है। और 1/8 से आप डिवाइड करते हैं तो समथिंग 38.44 समथिंग ये बनता है। तो आपका जो ऑप्शन है 38.4 डिग्री सेंटीग्रेड बिल्कुल सही आंसर है। और अगर आप अगर आप सेकंड फॉर्मूला आप देखिए, फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर लिया अपने, और अगर सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो भी दिया है आपको उसको 1.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1.8 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके अंदर 32 प्लस कर देंगे, आपका सेंटीग्रेड में टेम्परेचर आ जाएगा। उम्मीद है आपको याद होंगे, नहीं है तो याद रखें, ऐसे क्वेश्चंस कंटिन्यूसली एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं, तो ध्यान रहे। दोनों शिफ्ट के अंदर एक क्वेश्चन पूछा था। पहली शिफ्ट के अंदर सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करवाया था, और सेकंड शिफ्ट के अंदर फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड के अंदर कन्वर्ट करवाया था। उम्मीद है दोनों क्वेश्चन जिसने भी एग्जाम दिया है दोनों का सही होगा, दोनों क्वेश्चन आपके सही होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, 1 ml ऑक्सीटोसिन का एम्पुल है आपके पास, उसके अंदर कितना ऑक्सीटोसिन, कितना यूनिट ऑक्सीटोसिन होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन था कि 1 यूनिट का जो एम्पुल आता है वो आपके पास है, तो उस 1 यूनिट के एम्पुल के अंदर कितना यूनिट ऑक्सीटोसिन होता है। तो उस कंडीशन में बिल्कुल सही आंसर इसका 10 यूनिट ऑक्सीटोसिन होता है। यानी 1 ml का एम्पुल है आपके पास, उसके अंदर 10 यूनिट ऑक्सीटोसिन प्रेजेंट होता है। कितना, 10 यूनिट। याद रखिए, भूलना नहीं है, ठीक है। यानी 1 एम्पूल में 10 यूनिट याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इजी सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट भी इसमें आपसे पूछा था ब्लड कल्चर सैंपल अमाउंट, आपसे पूछा था कि किसी पेशेंट का ब्लड कल्चर करना है, किसी पेशेंट का क्या करना है, ब्लड कल्चर करना है, तो उसके अंदर आप सैंपल कितना कलेक्ट करेंगे, सैंपल कितना ml कलेक्ट करेंगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा था इस तरीके से, जब आप ब्लड का कल्चर करवाने के लिए सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर आप 10 ml सैंपल कलेक्ट करते हैं। कितना कलेक्शन करते हैं, 10 ml कलेक्शन करते हैं आप सैंपल का। याद रखें, काफी सारे कैंडिडेट इसको 5 ml करके आए हैं, जो कि गलत है। सही आंसर बिल्कुल है 10 ml, सही आंसर है 10 ml, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 5 ml इसका आंसर नहीं होगा, 10 ml इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को लाइक करते रहिए ताकि मजा भी आता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग रिएक्शन शॉक, आपसे पूछा था
कि किसी पर्सन है, कोई चिल्ड्रन सा था, आई थिंक ये चिल्ड्रन के बारे में पूछा था कि किसी चिल्ड्रन को क्या है, ड्रग रिएक्शन हो गया है। अब ड्रग रिएक्शन हो गया है तो उसके अंदर किस टाइप का शौक देखने को मिलेगा, किस टाइप का शौक उसके अंदर देखने को मिलेगा। और इसके अंदर कुछ ऑप्शन थे, हाइपोवोलेमिक शॉक भी था एक, और एक दो ऑप्शन और भी थे। आप कहेंगे सर एनाफाइलेटिक शॉक होगा उसको, तो एनाफाइलेटिक शॉक ऑप्शन में ही नहीं था। एनाफाइलेटिक शॉक क्या था, ऑप्शन में ही नहीं था। तो फिर तो कंफ्यूजन हो गया सर कि एनाफाइलेटिक होता है, लेकिन एनाफाइलेटिक तो शॉक में ही, एनाफाइलेटिक जो शॉक होता है वो तो ऑप्शन में ही नहीं था। अब ऑप्शन में नहीं था तो ऑप्शन में था आपका डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, और डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक को ही वैसोडाइलेटिंग शॉक या वैसोडाइलेटरी शॉक कहते हैं, और सिमिलर है ये एनाफाइलेटिक शॉक से। याद रखिए अलग से जो ऑप्शन थे इसके अंदर, अलग अलग से ऑप्शन थे, हाइपोवोलेमिक शॉक था, और भी कुछ शॉक, अलग अलग से शॉक थे इसके अंदर ऑप्शन में, ठीक है। लेकिन उस कंडीशन में बिल्कुल सही आंसर, और जो जिस ऑप्शन की आप उम्मीद कर रहे थे कि एनाफाइलेटिक शॉक इसका आंसर होगा, वो ऑप्शन में नहीं था। अब ऑप्शन में नहीं था तो कंफ्यूजन तो होना ही था, और कंफ्यूजन होना था तो यहाँ पर ऑप्शन था आपके डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, और आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक जो है वो सिमिलर होता है एनाफाइलेटिक शॉक के, या फिर कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक को ही अपन एनाफाइलेटिक शॉक कह सकते हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक को क्या कहते हैं, वैसोडाइलेटरी शॉक कहते हैं, और सिमिलर टू एनाफाइलेटिक शॉक, इसलिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है इसका डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। यानी एलर्जिक रिएक्शन हुई है, कोई भी ड्रग लिया है, ड्रग से रिएक्शन हुआ है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक वहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था गार्डन सिटी के नाम से कौन सी सिटी फेमस है। गार्डन सिटी के नाम से फेमस कौन है, कौन सी सिटी है जो कि गार्डन सिटी के नाम से फेमस है, ऐसा क्वेश्चन था आपके सामने, और काफी अच्छा क्वेश्चन है। बेंगलुरु को गार्डन सिटी के नाम से जाना जाता है, बेंगलुरु जो गार्डन सिटी है उसके नाम से फेमस है। याद रखें बेंगलुरु इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये भी, द लार्जेस्ट सैफरॉन प्रोड्यूसिंग स्टेट, लार्जेस्ट सैफरॉन प्रोड्यूसिंग स्टेट। सैफरॉन क्या होता है, सैफरॉन होता है केसर, क्या होता है, केसर, यानी सबसे ज्यादा मात्रा में केसर प्रदान करने वाला राज्य आपसे पूछा था। तो लार्जेस्ट सैफरॉन प्रोड्यूसिंग जो स्टेट है दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। क्या है, जम्मू एंड कश्मीर लार्जेस्ट सैफरॉन प्रोड्यूस करता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका जम्मू एंड कश्मीर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डेड डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, साइट फॉर चेक SpO2, सेचुरेशन आप चेक कर रहे हैं बच्चे के अंदर, न्यूबॉर्न के अंदर आपको क्या करना है, SpO2 चेक करना है, सेचुरेशन आपको चेक करना है। तो उसकी साइट आपसे पूछी थी कि किस साइट से आप किसी न्यूबॉर्न के अंदर SpO2 चेक करेंगे। तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है फुट, फुट से आप SpO2 चेक करते हैं, फुट से आप SpO2 चेक करते हैं न्यूबॉर्न के अंदर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा, बिल्कुल सही आप करके आए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग से रिगार्डेड क्वेश्चन था। देखिए जितने क्वेश्चंस मुझे पता चलते जा रहे हैं, जितने क्वेश्चन मेरे पास आ रहे हैं, उनकी आंसर कीज मैं आपको अवेलेबल करवा रहा हूं, और ये जो आंसर की है उसका PDF मैं आपको टेलीग्राम पर भी अवेलेबल करवा दूंगा। टेलीग्राम पर भी वो आपको मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, लेकिन वहां पर आपको जाना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा, और तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, तो लिंक पर क्लिक कीजिएगा, या फिर टेलीग्राम पर जाकर आप सर्च कर लीजिएगा जीवन एजुकेशन, आपको वहां पर टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, और वहां से उसको ज्वाइन करके PDF को देख लीजिएगा, डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। ये ऑप्शन वहां से, ये क्वेश्चन वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए क्वेश्चन था रीजनिंग से रिगार्डेड, रीजनिंग से रिगार्डेड काफी अच्छा क्वेश्चन था। देखिए यहाँ पर 2 यानी 2 फिर 6 फिर 14 फिर 30 नेक्स्ट नंबर आपको बताना था, और आई थिंक आपको पता होगा, आई थिंक आप समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए, स्टार्टिंग में 2 है, फिर कितना है 6 है, फिर कितना है 14 है, फिर कितना है 30 है, नेक्स्ट वाला हमें निकालना है। देखिए यहाँ पर 2 को डबल करो कितना 4, 4 के अंदर कितना प्लस किया 2, कितना हो गया 6 हो गया। अब 6 को डबल करो कितना, 6 को डबल किया आपने, 6 + 6 कितना 12, 12 में प्लस करो 2, यानी 2 तो कॉमन आपको रखना है सब जगह, ठीक है। तो 12 और 2 14, फिर 14 को डबल करो, 14 को डबल किया, 14 + 14 कितना 28,
प्लस में 2 कॉमन सब में प्लस करना है तो 30 हो गया। फिर 30 को प्लस करो आप 2 बार, 30 को डबल करो, 30 प्लस 30 इज इक्वल टू 60। 60 में 2 है कॉमन है, वो ऐड करो, कितना आया 62। तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो कितना है 62 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिसने भी 62 लगाया है बिल्कुल सही लगाया है, बिल्कुल सोच समझ के लगाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया था एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन यूज ऑफ कोविशील्ड, जो कोविड 19 के रिगार्डेड जो वैक्सीन है कोविशील्ड, उसका एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन बताना था कि कोविशील्ड आपको देना ही नहीं है, ऐसी कंडीशन है तो फिर कोविशील्ड आपको देना ही नहीं है। तो वो कंडीशन आपसे पूछी थी कि कैसी कंडीशन में आपको कोविशील्ड नहीं लगाना है। तो कब नहीं लगाना है सर? हमने काफ़ी वैक्सीनेशन किया भी, कोविड 19 जो वैक्सीनेशन चले काफ़ी वैक्सीनेशन किया, लेकिन हमसे तो ऐसा कहा ही नहीं गया कि कोविशील्ड का भी कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है। हमसे तो बस ये कहा है कि हाँ लगाओ, प्रेगनेंसी में भी, लैक्टेशन में भी, कोई हाइपरटेंशन है, हार्ट से रिगार्डेड प्रॉब्लम है, लगाओ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। तो फिर ये कहाँ से आ गया सर क्वेश्चन? तो इतना तो आपको सोचना था थोड़ा सा, माय डियर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, इतना तो आपको सोचना था कि अगर हमें एलर्जी है कोविड, जिसका डोज हम लगा रहे हैं उसी से ही एलर्जी है, और आपको पता है 2 डोज यहाँ पर लगाई जा रही हैं। अगर पहला डोज लगाया एलर्जिक रिएक्शन होगी तो सेकंड डोज लगाना पड़ेगा क्या? सर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि पहले डोज में उसको एलर्जिक रिएक्शन है तो सेकंड डोज उसको कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेगी। और एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन आपसे पूछा था, तो यहाँ पर अलग अलग से ऑप्शन में थे। एक ऑप्शन ये था कि हिस्ट्री ऑफ एलर्जी इन फर्स्ट डोज ऑफ कोविशील्ड, फर्स्ट डोज की कोविशील्ड उसको लगाई गई है, उसके अंदर एलर्जी हो गई तो उसको सेकंड डोज लगाना ही नहीं है, सेकंड डोज उसको लगाना ही नहीं है, इसलिए ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। बाकी इसके अलावा कोई ऐसे कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं थे जिसके अंदर कोविशील्ड नहीं लगाते, क्योंकि आपने काफ़ी बार, काफ़ी जगह, काफ़ी इम्यूनाइजेशन के अंदर कोविशील्ड का वैक्सीनेशन हुआ, उसके अंदर पार्टिसिपेट किया होगा, लेकिन आपको याद नहीं था, तो फिर थोड़ा सा दिमाग लगाना था और आंसर कर देना था। बिल्कुल सही आंसर है हिस्ट्री ऑफ एलर्जी इन फर्स्ट डोज ऑफ कोविशील्ड के फर्स्ट डोज के अंदर अगर उसको एलर्जी हो गया है तो सेकंड डोज नहीं लगाएंगे, ये एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और उम्मीद है मजा आ रहा होगा, और उम्मीद है आप सब ये सारे क्वेश्चन सही करके आए होंगे, और सारे सही करके आए तो बिल्कुल बन गए आप नर्सिंग ऑफिसर। चलिए तैयार रहे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहे। चलिए क्वेश्चन आपसे पूछा था PQLT से रिगार्डेड, अब एग्जैक्ट क्या क्वेश्चन था, क्या इसकी फुल फॉर्म थी या फिर किस लिए इसको यूज करते हैं वो पूछा था, ये एग्जैक्ट पता नहीं चल पाया, लेकिन आप समझ जाएगा, जो रिक्वायरमेंट थी वो मैंने आपको बता दूंगा। मैं यहाँ पर जो क्वेश्चन था वो आप जरूर बताएं, कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली है। अगर आपने एग्जाम दिया है, चाहे वो फर्स्ट शिफ्ट का दिया हो चाहे सेकंड शिफ्ट का दिया हो, अगर जो क्वेश्चन मैंने बताया उसके अलावा क्वेश्चन आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पुट कीजिएगा, चाहे वो रीजनिंग का हो, चाहे वो जीके का हो, चाहे कंप्यूटर का हो, चाहे अपने नर्सिंग का हो, किसी का भी हो, जरूर पुट कीजिएगा, आपको आंसर बता दिया जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन का अगर अपन देखें तो PQLT का जो फुल फॉर्म अपन देखें पहले, तो फिजिकल, P फॉर फिजिकल, Q फॉर क्वालिटी, L फॉर लाइफ, और ये I था, ठीक है, T नहीं था, I था, इंडेक्स, ठीक है, PQLI था, ठीक है, यही क्वेश्चन था PQLI। तो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, काफी अच्छा क्वेश्चन है, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स आपसे पूछा था, तो फुल फॉर्म तो ये हो गया। अगर फुल फॉर्म से पूछा था तो आंसर तो आपका ये हो गया। उसके अलावा अगर इसको क्यों यूज करते हैं तो उसका आंसर नीचे है, इज अटेम्प्ट टू मेजर द क्वालिटी ऑफ लाइफ और वेल बींग अ कंट्री, किसी भी कंट्री की क्वालिटी ऑफ लाइफ और वेल बींग को चेक करने के लिए, मेजर करने के लिए PQLI का यूज करते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन था, और उम्मीद है आपका आंसर आपको मिल गया होगा क्या क्वेश्चन इससे पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एपिजियोटोमी से था, और एपिजियोटोमी से भी 3 से 4 क्वेश्चन मोस्टली आपने देखा होगा। एक क्वेश्चन इससे पूछा था एपिजियोटोमी से क्वेश्चन था, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एपिजियोटोमी, किस टाइप का मोस्ट कॉमनली अपन एपिजियोटोमी करते हैं, तो वो आपको मैंने बताया था, शायद लास्ट सेशन के अंदर मैंने बता दिया, जे शेप एपिजियोटोमी करते हैं। कौन सी शेप का? जे शेप एपिजियोटोमी करते हैं, और ये ऑप्शन में नहीं था, मोस्ट कॉमन जो था वो मीडियोलेटरल था, ठीक है, याद रखें, मीडियोलेटरल टाइप का जो एपिजियोटोमी होता है वो करते हैं, मोस्ट कॉमनली करते हैं, याद रखिए, आपको याद होगा मोस्ट कॉमनली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं,
इस क्वेश्चन में पूछा था आपसे एपिजियोटोमी डन एट, एपिजियोटोमी कब की जाती है, कौन से स्टेज ऑफ लेबर में एपिजियोटोमी की जाती है, तो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में एपिजियोटोमी की जाती है, यानी लेबर की सेकंड स्टेज में एपिजियोटोमी करते हैं, क्योंकि सेकंड स्टेज में क्या होता है सर सेकंड स्टेज के अंदर बेबी बर्थ होता है, क्या होता है, बेबी बर्थ होता है, इसीलिए एपिजियोटोमी की जरूरत भी कब पड़ती है, सेकंड स्टेज के अंदर ही पड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ईडीडी से रिगार्डेड, ईडीडी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, ठीक है, यहां पर क्वेश्चन था ईडीडी, जस्ट अ मिनट, यहां पर थोड़ा मिसप्रिंट कर दिया है, ईडीडी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी का फॉर्मूला आपसे पूछा गया था। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, नेगलेज फॉर्मूला पूछा था या डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा था, तो दोनों फॉर्मूले मैंने यहाँ पर बताए हुए हैं। अगर नेगलेज पूछा था तो नीचे वाला सही है, अगर डायरेक्ट पूछा था तो ऊपर वाला सही है, अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया था तब भी फर्स्ट प्रायोरिटी में आपका आंसर जाएगा पहला वाला, फर्स्ट प्रायोरिटी में आपका आंसर जाएगा नीचे वाला फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है देखिए, फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के अंदर आप 7 डे प्लस करेंगे और 9 मंथ प्लस करेंगे तो आपका ईडीटी निकल कर आ जाएगा। क्या, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का पहला दिन फर्स्ट डे, उसके अंदर 7 दिन आप प्लस करेंगे, 7 डेज प्लस करेंगे और 9 मंथ आप प्लस कर देंगे तो आपका ईडीटी आ जाएगा। अगर नेगलेज फॉर्मूले अपन देखें, नेगलेज रूल अपन देखें तो फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का फर्स्ट डे, उसके अंदर 7 डे माइनस करेंगे, प्लस करेंगे, 7 डेज क्या करेंगे, प्लस करेंगे, 9 मंथ माइनस करेंगे और 1 ईयर प्लस कर देंगे। ठीक है, आ रहा होगा समझ में कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का पहला दिन, उसके अंदर 7 डे प्लस करेंगे, 9 मंथ माइनस करेंगे और 1 ईयर आप प्लस कर देंगे तो ये आपका ईडीटी आ जाएगा। और फर्स्ट प्रायोरिटी में इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा वो सेकंड वाला होगा। फर्स्ट प्रायोरिटी में जो आंसर होगा वो सेकंड वाला होगा, फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड प्लस 7 डे प्लस 1 ईयर और -3 मंथ, ध्यान रहे 3 मंथ माइनस करने होते हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डेड डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये भी, लॉन्ग टाइम एंटीबायोटिक थेरेपी डिस्ट्रॉय नॉर्मल फ्लोरा। क्वेश्चन यहाँ पर ये था कि कोई पेशेंट है, कोई पर्सन है, लॉन्ग टाइम से, लंबे समय से एंटीबायोटिक थेरेपी पे रहा है, ठीक है, एंटीबायोटिक थेरेपी ले रहा है, एंटीबायोटिक मेडिसिन ले रहा है लंबे समय से। अब ऐसी कंडीशन में जो बैक्टीरियल फ्लोरा होता है, नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा होता है, वो भी डिस्ट्रॉय हो गया एंटीबायोटिक लेने से। तो उस कंडीशन में पेशेंट के अंदर कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी, उस कंडीशन में पेशेंट के अंदर कौन सा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा या कौन सा क्लिनिकल फीचर देखने को मिलेगा। ऐसा क्वेश्चन था कि कोई पेशेंट है, एंटीबायोटिक थेरेपी ले रहा है लंबे समय से, तो उसके अंदर जो नॉर्मल फ्लोरा था वो भी डिस्ट्रॉय हो गया है, तो फिर पेशेंट के अंदर कौन सा क्लिनिकल फीचर या कौन सा कॉम्प्लिकेशन या कौन सा साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो उस कंडीशन में बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका डायरिया, बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा, डायरिया देखने को मिलेगा उस पर्सन के अंदर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, काफी अच्छा क्वेश्चन है और उम्मीद है सही करके आऊंगे और उम्मीद है आपको आता है, उम्मीद है काफी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए रिपीटेडली क्वेश्चन है, रिफाम्पिसिन यूरिन कलर, अगर आप एंटी ट्यूबरकुलर यानी टीबी की मेडिसिन ले रहे हो, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन जो भी आप ले रहे हो, अगर उसके अंदर आप रिफाम्पिसिन ले रहे हो, टीबी की ड्रग के अंदर रिफाम्पिसिन आती हैं, रिफाम्पिसिन आप ले रहे हो, तो पेशेंट के यूरिन का कलर कैसा होगा ये आपसे पूछा था। तो उस कंडीशन में यूरिन का कलर होगा ऑरेंज रेड कलर, ऑरेंज रेड कलर का यूरिन होगा। कैसा होगा, ऑरेंज रेड कलर का यूरिन होगा। और ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। नर्सिंग के अंदर काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऐसे हैं जिसके अंदर ये रिपीट हुआ है। कभी क्वेश्चन आता है कि रिफाम्पिसिन ले रहा है तो यूरिन कलर कैसा होगा, और कभी क्वेश्चन आता है कि ऑरेंज रेड कलर का यूरिन है, कौन सी मेडिसिन का साइड इफेक्ट है या कौन सी मेडिसिन के कारण से होता है। तो रिफाम्पिसिन ऑरेंज रेड कलर का यूरिन करता है और ये आपको याद रखना है। रिपीटेडली क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जामों में ये रिपीट हुआ है। तो अगर गलत हो गया है, अगर याद नहीं है तो भेजे में घुसा लीजिएगा, जिसने एग्जाम नहीं दिया है वो भी भेजे में घुसा लीजिएगा, क्योंकि एज इट इज़ ये रिपीट होता रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, स्टेरिलाइजेशन ऑफ सिरिंज, आई थिंक ये इमेज दिया था,
एक इमेज शो किया था और आई थिंक डिस्पोवेन ही होगा वो, ठीक है, डिस्पोवेन से ही होगा, जो आपकी सिरिंज होती हैं उसको स्टेरिलाइजेशन किस मेथड से करते हैं, तो इसके अंदर मोस्टली अलग अलग से मेथड्स काम में लिए जाते हैं और इसका जो जनरल ऑप्शन होना चाहिए, जनरल जो आंसर होना चाहिए वो यूवी रेज इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। बाकी एम्स क्या मानता है वो उस पर बेस्ट है, तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट तो नहीं कह सकेंगे लेकिन सही आंसर है यूवी रेज से उसका स्टेरिलाइजेशन करेंगे, ठीक है। बाकी एम्स क्या मानता है वो उस पर डिपेंड होता है, लेकिन जब तक आप माने इसको यूवी रेज ही सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था रेडिएशन हजार्ड। देखो बायो हजार्ड से रिगार्डेड आपको इमेज दिया था, रेडिएशन हजार्ड से रिगार्डेड आपको इमेज दिया था, उसके अलावा ब्लेड से रिगार्डेड 11 नंबर की ब्लेड से रिगार्डेड आपको इमेज दिया था और उम्मीद है सही करके आए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। पल्स प्रेशर आपसे पूछा था, क्या पूछा था, पल्स प्रेशर आपसे पूछा था, आपको बीपी दिया था, आपको ब्लड प्रेशर दिया था क्वेश्चन के अंदर 160/80 mmHg आपको क्या दिया था, ब्लड प्रेशर बीपी दिया हुआ था, आपसे पूछा था पल्स प्रेशर। तो पल्स प्रेशर का फॉर्मूला आपको याद होगा, अलग अलग से फॉर्मूले आप यूज करते हैं लेकिन एक बेसिक फॉर्मूला मैं आपको बताऊं तो सिंपल सा है, पल्स प्रेशर इज इक्वल टू सिस्टोलिक बीपी माइनस डायस्टोलिक बीपी। सिस्टोलिक बीपी में से डायस्टोलिक बीपी आप माइनस कर देते हैं तो आपका पल्स प्रेशर आ जाता है, यानी कह सकते हैं डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक बीपी और डायस्टोलिक बीपी, उसी को क्या कहते हैं, पल्स प्रेशर कहते हैं। तो यहाँ पर आप प्लस करेंगे माइनस करेंगे, देखिए सिस्टोलिक बीपी कितना है 160, 160 में से क्या करना है 80 माइनस करना है, तो करिए 160 में से 80 माइनस किया तो 80 mmHg आपका पल्स प्रेशर आ जाता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है 80 mmHg। आई थिंक आपको याद होगा, आई थिंक आपने सही किया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था और ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है, ये भी रिपीट हुआ क्वेश्चन है, वीएनिंग से रिगार्डेड क्वेश्चन पूछा था कि कोई बेबी है ब्रेस्ट फीडिंग पर है, लेकिन अगर उसका वीएनिंग करवाना है, यानी वीएनिंग कब करवाया जाता है, बेस्ट टाइम आपसे पूछा था, यानी ब्रेस्ट फीड के साथ बच्चे को एक्स्ट्रा और सप्लीमेंट्री या एलिमेंट्री फीडिंग भी करवाई जा सके, उसको क्या कहते हैं, वीएनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, वीएनिंग कहते हैं। और मोस्टली कब करवाई जानी चाहिए, 6 मंथ पर करवानी चाहिए। कब, 6 मंथ पर। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बेस्ट टाइम है इनिशिएशन ऑफ वीएनिंग, ठीक है, याद रखें 6 मंथ इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था स्पंज होल्डिंग फोर्सेप, स्पंज होल्डिंग फोर्सेप जिसका इमेज आपको दिया था, उम्मीद है सही करके आए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था रिस्क फैक्टर ऑफ सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर के रिगार्डेड रिस्क फैक्टर आपसे पूछा था और उसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ओसीपी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्योंकि ओसीपी और ओसीपी क्या होता है, एक तरीके से कोज कर सकता है 2 टाइप का कैंसर, बेसिकली सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर करने का काम करवा सकता है। यानी सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर के रिगार्डेड ये रिस्क फैक्टर माना जाता है ओसीपी को। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर के रिगार्डेड रिस्क फैक्टर माना जाता है। उम्मीद है सही करके आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था मोनोफिलामेंट सूचर से रिगार्डेड, मोनोफिलामेंट सूचर से रिगार्डेड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था। अब इसके अंदर ऑप्शन में क्या क्या थे वो समझ में नहीं आया है और कंप्लीटली पता नहीं चल पाया है। तो मोनोफिलामेंट सूचर आपसे पूछा था और मोनोफिलामेंट सूचर के अंदर तीनों मैंने एग्जाम्पल दे दिए, इनमें से क्या आपको ऑप्शन दिया था वो आप देख लीजिएगा। तो पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीडायोक्सोन और नाइलोन, तीनों इस तरीके से थे। और आई थिंक ऑप्शन में क्या था, लेकिन जहां तक मुझे लगता है सेकंड वाला जो ऑप्शन है पॉलीडायोक्सोन, ये ऑप्शन में था और यही करेक्ट आंसर था। ठीक है, मोनोफिलामेंट जो सूचर आता है पॉलीडायोक्सोन, ये बिल्कुल सही आंसर है और यही ऑप्शन में था। ठीक है, उसके अलावा मैंने मल्टी फिलामेंट के भी यहाँ एग्जांपल दे दिए हैं। मल्टी फिलामेंट के अंदर सिल्क सूचर होता है और वाइक्रिल सूचर होता है। सिल्क सूचर और वाइक्रिल सूचर दोनों ही होते हैं। ठीक है, तो मोनोफिलामेंट के अंदर 3 ऑप्शन आते हैं। मोनोफिलामेंट के अंदर 3 टाइप के सूचर्स होते हैं, पॉलीप्रोपिलीन, उसके अलावा पॉलीडायोक्सोन और नाइलोन। और मल्टी फिलामेंट के अंदर सिल्क और वाइक्रिल।
ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर वहां पर रहने वाला है पॉलीडायोक्सोन, क्योंकि आई थिंक यही ऑप्शन के अंदर था, यही करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था लीस्ट यूजफुल कैनुला ड्यूरिंग बिल्डिंग क्रैश। काफी अच्छा क्वेश्चन था कि एक बिल्डिंग है वो क्रैश हो गई है, एक बिल्डिंग गिर गई है और गिर जाने से वहां पर जो पेशेंट हैं, यानी बिल्डिंग के गिर जाने से जो पेशेंट हैं उस पेशेंट के अंदर आप कैनुला कौन सा यूज करेंगे। लीस्ट यूजफुल, देखिए दो तरीके के क्वेश्चन यहां पर बन सकते हैं, दो तरीके के क्वेश्चन यहां पर पूछे जा सकते हैं, लेकिन यहां पर एक ही क्वेश्चन पूछा था कि लीस्ट यूजफुल कैनुला पूछा था। ठीक है, तो बिल्डिंग क्रैश हुई है, बिल्डिंग क्रैश होने से वहां भी जो भी इंजरीज हुई हैं वहां के इंजर्ड पर्सन के अंदर एक हाई फ्लो रेट में क्या करना है, हाई फ्लो रेट में उनको आईवी इन्फ्यूजन करना पड़ता है, क्योंकि इमरजेंसी कंडीशन है और हाई फ्लो रेट में क्या करना पड़ेगा, आईवी इन्फ्यूजन करना पड़ेगा। ऐसी कंडीशन में मोस्टली कौन सा कैनुला यूज करते हैं, 16 गोज का यानी ग्रे कलर का कैनुला यूज करते हैं। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा था लीस्ट यूजफुल, तो लीस्ट यूजफुल के अंदर 22 गोज का कैनुला होता है जो कि लीस्ट यूजफुल होता है, और ये कैसा होता है, ब्लू कलर में होता है। तो आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है 22 गोज, बिल्कुल करेक्ट आंसर है 22 गोज, जो कि लीस्ट यूजफुल होता है। क्या होता है, लीस्ट यूजफुल होता है और ब्लू कलर का होता है। अगर मोस्ट यूजफुल पूछते तो फिर 16 गोज का होता और ग्रे कलर का होता, लेकिन काफी सारे कैंडिडेट इसको कंफ्यूज होकर 16 गोज करके आ गए, जो बिल्कुल आप गलत करके आए हैं। यहां पर लीस्ट यूजफुल है, मोस्ट यूजफुल नहीं है। अगर मोस्ट यूजफुल होता तो फिर 16 होता, लीस्ट यूजफुल है इसलिए 22 गोज बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है सही करके आए होंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था कार्बिडोपा कोज, एक कार्बिडोपा करके आती है, कार्बिडोपा जो होती है, कार्बिडोपा यानी डोपामिन से रिगार्डेड है, और कार्बिडोपा मेडिसिन आप दे रहे हो पेशेंट के लिए कार्बिडोपा मेडिसिन आप दे रहे हो, तो वो क्या कोज करवा सकती हैं, तो वो कोज करवाती हैं एजिटेशन, और एजिटेशन के कारण से साइकोसिस होता है, यानी साइकोसिस इसका कारण होता है, साइकोसिस कोज होता है। ठीक है, याद रखिए कार्बिडोपा से रिगार्डेड क्वेश्चन था, कार्बिडोपा से रिगार्डेड क्वेश्चन था, और कार्बिडोपा से रिगार्डेड क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल करेक्ट जो आंसर है वो एजिटेशन कोज होता है पेशेंट को, एजिटेशन कोज होता है पेशेंट को, और ये स्पेशली ऑप्शन के अंदर आई थिंक साइकोसिस था, और इसका करेक्ट आंसर भी यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था आपसे ईपीएस, वॉकिंग एंड टॉकिंग। क्वेश्चन काफी अच्छा था। ईपीएस यानी एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स आपसे पूछा था, और एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम के अंदर वॉकिंग क्या पूछा था, वॉकिंग एंड टॉकिंग। ठीक है, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम के अंदर वॉकिंग एंड टॉकिंग आपसे पूछा था, जो कि एकैथेशिया होता है। क्या होता है, एकैथेशिया होता है, और आई थिंक बिल्कुल सही करके आए होंगे। तो उम्मीद है फ्रेंड्स, जो क्वेश्चंस हमने देखे हैं, जो आंसर्स हमने देखे हैं, उम्मीद है आप सही करके आए होंगे, और सही करके आए तो बिल्कुल सिलेक्शन श्योर है, बिल्कुल नर्सिंग ऑफिसर बन चुके हैं, बनने वाले हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस करना है, और इसी तरीके से कंटिन्यूसली जानकारी लेनी है तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और साथ ही पीडीएफ वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहाँ से उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलेंगे रिमेनिंग क्वेश्चंस को लेकर बहुत ही जल्दी। जब तक के लिए बने रहे। जीवन एजुकेशन, विश यू ऑल द बेस्ट।